हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 17 अक्टूबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी डेली के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। अगर आप वीडियो के रेगुलर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एग्जाम के लिए होते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। और जो क्वेश्चन होते हैं उनका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। जो फैक्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स होते हैं, उन सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ। और आज के सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 12 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 14 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 16 अक्टूबर और डी ऑप्शन है 19 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और इस बार भी 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। अगर हम डिटेल में इसके बारे में बात करें तो हर साल 16 अक्टूबर का जो दिन होता है उस दिन वर्ल्ड फूड डे या वर्ल्ड फूड डे कह सकते हैं या विश्व खाद्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आगे हम बात करें तो यह दिन दुनिया भर में मौजूद भूखे और कुपोषण का जो शिकार के जो लोग होते हैं, यानी जो भूख से और जो कुपोषण का जो शिकार होते हैं व्यक्ति, उन लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह जो दिवस है वह मनाया जाता है। इस बार की अगर बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो भी हाल ही में जारी की गई है, इसमें 2024 की जो रिपोर्ट आई है 127 देशों में भारत 105वें स्थान पर है, जो कि एक कह सकते हैं गंभीर पोजीशन है, यानी अच्छी पोजीशन नहीं कह सकते हैं। 127 देशों में 105वें स्थान पर भारत आया हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो इस साल की जो थीम रखी गई है वह है राइट टू फूड्स फॉर ए बेटर लाइफ एंड ए बेटर फ्यूचर। ये इस वर्ष की थीम है। अगर हम FAO की बात करें, यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की बात करें, तो 1981 से हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस का जो निर्णय है वो लिया गया था। FAO की जो स्थापना है वो 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है जोस ग्राजियानो दा सिल्वा। ये वर्तमान में FAO के अध्यक्ष हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर सुरक्षा के लिए किस अभिनेत्री को राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया? यानी जो साइबर सुरक्षा है उसके लिए किस अभिनेत्री को राष्ट्रीय राजदूत बनाया गया है, नियुक्त किया गया? तो ए ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, बी ऑप्शन है रश्मिका मंदाना, सी ऑप्शन है माधुरी दीक्षित और डी ऑप्शन है दिया मिर्जा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी रश्मिका मंदाना को साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। आगे इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, यानी कि रश्मिका मंदाना को साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही फिलहाल में रश्मिका मंदाना का सोशल मीडिया पर एक डीप फेक जो वीडियो था वो वायरल हुआ था और जिसके वायरल होते ही काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, काफी ज्यादा चर्चे में आया था। तो I4C भारत में साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक पहल है, यानी I और 4C कह सकते हैं। I4C के बारे में अगर हम बात करें तो ये I यानी इंडियन और फिर 4C जिनमें से पहला C है साइबर, फिर है क्राइम, फिर C है कोऑर्डिनेशन और फिर C का अर्थ होता है सेंटर। तो ICCC यानी I4C ये जो है ये क्या करता है, भारत में साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक पहल है, यानी ये साइबर अपराधों से निपटता है। जो भी साइबर अपराध के मामले होते हैं उन सभी मामलों को ये हैंडल करता है। बात करें, अभी मैंने बताया कि हाल ही में सोशल मीडिया पर इनका यानी कि रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो जो था वो बड़े पैमाने पर प्रसारित हुआ था, यानी कि वायरल हुआ था जो वीडियो। उसको लेकर के काफी ज्यादा जो डीप फेक है इसके बारे में लोगों तक जो जानकारी थी वो काफी ज्यादा पहुंची थी और उसी के अंतर्गत और बाद में कई सारे डीप फेक जो वीडियो हैं वो वायरल हुए, जिसके चलते साइबर सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा ने कई सारे जो महत्वपूर्ण कदम हैं वो उठाए थे और अब रश्मिका मंदाना को ही साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। रश्मिका मंदाना के बारे में बात करें तो पुष्पा द राइज, डियर कॉमरेड और एनिमल जो कि हाल ही फिलहाल में मूवी आई थी, और पुष्पा राज
ये भी आपने पुष्पा द राइज जो मूवी थी, इसको भी आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें इन्होंने अभिनय किया हुआ है, एक्ट्रेस के तौर पे इन्होंने काम किया है, जिसके लिए इनको बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव कब होंगे? यानी महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव की जो डेट है वो आ गई है, तो कब विधानसभा के चुनाव होने जो है सुनिश्चित किए गए हैं? तो ए ऑप्शन है 21 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 13 नवंबर, सी ऑप्शन है 20 नवंबर और डी ऑप्शन है बी व सी दोनों। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी बी व सी दोनों, यानी 13 नवंबर और 20 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा जो चुनाव हैं वो होने सुनिश्चित हुए हैं। यानी कि डेट जो आई हुई है वो इस डेट के बारे में बात की जा रही है। तो महाराष्ट्र में फिलहाल सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, यानी कि महाराष्ट्र में जो चुनाव होने हैं वो सिंगल फेज यानी कि 20 नवंबर को ही वोटिंग हो जाएगी। और झारखंड की बात करें तो वहां पर 2 फेज में चुनाव होंगे, जो कि 13 व 20 नवंबर, इन 2 फेज में वहां पर वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों के जो चुनाव के नतीजे हैं वो 23 नवंबर को आएंगे, यानी 23 नवंबर को जो चुनाव के नतीजे हैं वो आ जाएंगे। लोकसभा सीटों में अगर बात करें तो केरल की जो वायनाड है उसमें 13 नवंबर और महाराष्ट्र के नांदेड़ में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। इसकी भी जो डेट है वो निकल के आई हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बात करें तो महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का जो शेड्यूल है इसके बारे में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र जो सीटें हैं 288 सीटें हैं, सिंगल फेज में यहाँ पर चुनाव होगा जो कि 20 नवंबर को होगा। झारखंड जो कि यहाँ पर 81 सीटें हैं, 2 फेजों में चुनाव होगा, पहला फेज होगा 13 नवंबर को और जो दूसरा फेज है वो 20 नवंबर को होगा। रिजल्ट आएगा 23 नवंबर, यानी 23 नवंबर को चुनाव के जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे। ऐलान से नतीजों तक 39 दिन की जो चुनाव प्रक्रिया है ये होगी और फिर उसके बाद 23 नवंबर को फाइनल जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने ITU, WTSA और 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो ए ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, बी ऑप्शन है राजनाथ सिंह, सी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी और डी ऑप्शन है चिराग पासवान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी नरेंद्र मोदी जी ने ITU, WTSA और 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया है अभी हाल ही फिलहाल में। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, यानी आर्टिकल में भी पीएम मोदी जी ने किया ITU, WTSA का उद्घाटन, यानी इन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और सिंधिया ने ITU, WTSA और 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। कब किया? 15 अक्टूबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका उद्घाटन हुआ। जो इसकी थीम थी ITU, WTSA और इंडिया मोबाइल कांग्रेस की, इसकी जो थीम थी वह थी द फ्यूचर इज नाउ, यानी द फ्यूचर इज नाउ इसका जो थीम है वो रखी गई थी। ITU, WTSA कार्यक्रम पहली बार भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा था, यानी ये पहली बार था जब ये जो ITU, WTSA जो कार्यक्रम है ये भारत और एशिया प्रशांत का जो क्षेत्र है वहां पर आयोजित किया जा रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश ने कार्यकारी हाई कमिश्नर स्टीवर्ट रॉस व्हीलर समेत 6 कनाडाई डिप्लोमेट्स देशों से निष्कासित कर दिए हैं? यानी भारत और किस देशों के बीच में किस देश में अभी विवाद हुआ जिसके कारण जो कनाडाई डिप्लोमेट्स हैं उनको भारत और दूसरे देश की तरफ से निष्कासित कर दिया गया। तो ए ऑप्शन है ब्राजील, बी ऑप्शन है कनाडा, सी ऑप्शन है श्रीलंका और डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत और कनाडा दोनों देशों ने कार्यकारी हाई कमिश्नर स्टीवर्ट रॉस व्हीलर समेत 6 कनाडाई जो डिप्लोमेट्स हैं इनको देश से निष्कासित कर दिया है। यानी भारत ने अपने देश से निष्कासित किए हुए हैं और कनाडा ने अपने देश से जो डिप्लोमेट्स हैं उनको निष्कासित किए हुए हैं। आगे अगर हम इसके बारे में डिटेल बात करें तो कार्यकारी हाई कमिश्नर स्टीवर्ट रॉस व्हीलर समेत 6 कनाडाई डिप्लोमेट्स को देश से निष्कासित कर दिया गया है। कनाडा ने भी भारत के जो 6 डिप्लोमेट्स हैं इनको देश छोड़कर जाने के लिए कहा हुआ है। और ये क्यों हुआ? तो दरअसल यह जो कार्रवाई है वो जो जस्टिन ट्रूडो है वहां के वर्तमान में जिनकी सरकार है, तो उनकी सरकार की 13 अक्टूबर को भेजी एक चिट्ठी के बाद हुई ये जो कार्रवाई है। और भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा में जो हाई कमिश्नर थे संजय कुमार वर्मा उनको पहले ही वापस बुला लिया था और उसके बाद अब जो बचे हुए डिप्लोमेट्स हैं उनको यहाँ से भेजा जा रहा है और वहां के जो डिप्लोमेट्स हैं वो वहां से वापस आ रहे हैं।
कई सारा विवाद हुआ है भारत और कनाडा के बीच में। अगर आप समझना चाहते हैं क्या कुछ वो विवाद है, क्या कुछ कंट्रोवर्सी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अतुल परचुरे का 57 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ, वो किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन है दार्शनिक, बी ऑप्शन है समाज सेवक, सी ऑप्शन है एक्टर कॉमेडियन और डी ऑप्शन है निर्देशक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी वो एक्टर कॉमेडियन थे अतुल परचुरे, जो कि अभी इनका हाल ही में 57 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आप यहाँ आप देख भी सकते हैं, कई सारी मूवी में आपने इनको देखा होगा अतुल परचुरे को। तो वेटरन एक्टर अतुल परचुरे डाइज एट 57, यानी 57 की वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो एक्टर कॉमेडियन अतुल परचुरे का 15 अक्टूबर को निधन हो गया। वे 57 साल के थे, यानी 57 वर्ष की इनकी उम्र थी। अतुल ने टीवी शो आर के लक्ष्मण की दुनिया से अपने करियर की शुरुआत की थी और अतुल को मराठी जो नाटक है सूर्याची पिल्लय, इसमें इनको काम करना था, यानी इस फिल्म के लिए इनको काम करना था, इसका शेड्यूल इनका चल रहा था और फिर इसी के बाद ही जो इनका निधन हो गया है। इन्हें मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, यानी हाल ही फिलहाल में इनको मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया गया? तो ए ऑप्शन है एस सोमनाथ, बी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन है BVR सुब्रमण्यम और डी ऑप्शन है के सिवान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी एस सोमनाथ, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। इनको ही IAF वर्ल्ड स्पेस जो अवार्ड है वो अभी दिया गया है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ रिसीव्स प्रेस्टिजियस IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड फॉर चंद्रयान 3, यानी चंद्रयान 3 के लिए इनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसरो के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, इनको IAF, यानी कि IAF की बात की जाए तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड स्पेस का जो अवार्ड है वो दिया गया। इसरो चीफ को यह जो अवार्ड है वो चंद्रयान 3 की रिमार्केबल अचीवमेंट के लिए मिला है, यानी इन्होंने जो चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई, उसके बाद जो कुछ भी वहां से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उन सभी को मद्देनजर रखते हुए इनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। IVF जो है इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन होता है और इस अवार्ड की जो स्थापना है वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने ही की थी। अगर हम इसरो की बात की जाए तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में, तो वर्तमान में अध्यक्ष है इसके एस सोमनाथ, जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने बृहस्पति के चांद यूरोपा पर स्पेस क्राफ्ट भेजा? यानी बृहस्पति का जो चांद है यूरोपा, वहां पर स्पेस क्राफ्ट किस स्पेस एजेंसी ने भेजा हुआ है? तो ए ऑप्शन है इसरो, बी ऑप्शन है नासा, सी ऑप्शन है जक्सा और डी ऑप्शन है रॉस कॉस्मोस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी नासा जो स्पेस एजेंसी है अमेरिका की है, नासा स्पेस एजेंसी अमेरिका की है। इसने बृहस्पति के जो चांद है यूरोपा, उस पर स्पेस क्राफ्ट भेजा हुआ है। जक्सा की बात की जाए तो ये जापान की स्पेस एजेंसी है, इसरो ये भारत की है, आप सभी लोग जानते हैं, और रॉस कॉस्मोस की बात की जाए तो ये रसिया यानी रूस की ये स्पेस एजेंसी है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नासा ने, जो नासा स्पेस एजेंसी है, इसने बृहस्पति के चांद यूरोपा पर स्पेस क्राफ्ट भेजा है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, नासा ने बृहस्पति पर भेजा स्पेस क्राफ्ट, जीवन की संभावनाएं वहां पर तलाशेगा, यानी कि नासा ने बृहस्पति ग्रह के जो चांद है यूरोपा, वहां पर स्पेस क्राफ्ट भेजा हुआ है। नासा ने 14 अक्टूबर को यूरोपा क्लीपर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया। कहां से इसे लॉन्च किया गया? तो फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। और स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, इसके फॉल्कन हैवी रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया। यानी रॉकेट कौन सा था? फॉल्कन हैवी रॉकेट था और स्पेस एक्स का ये रॉकेट है। और स्पेस एक्स आप सभी जानते हैं एलन मस्क की कंपनी है। यूरोपा क्लीपर 11 अप्रैल 2030 में बृहस्पति की कक्षा में पहुंचेगा, यानी 2030 तक ये जाकर के पहुंचेगा। इस मिशन पर नासा ने 43,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, यानी कि जो राशि अनुमानित जो लागत आई है वो राशि कितनी है? 43,000 करोड़ रुपए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे भारत में मालदीव की शीर्ष राजदूत नियुक्त किया गया है? यानी मालदीव के शीर्ष राजदूत हैं वो नियुक्त किया गया है भारत में, यानी भारत में राजदूत बन के आई है मालदीव की।
तो ए ऑप्शन है एरिक गॉर्सेटी, बी ऑप्शन है अरिंदम बागची, सी ऑप्शन है एसत अजीमा और डी ऑप्शन है इब्राहिम साहिब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी एसत अजीमा जो है ये मालदीव की तरफ से भारत में राजदूत बना करके भेजी गई हैं, यानी भारत में ये राजदूत के तौर पर नियुक्त हुई हैं। अगर एरिक गार्सेटी की बात की जाए तो ये अमेरिका के हैं और अमेरिका की तरफ से ये भारत में राजदूत नियुक्त हुए हैं, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो एसत अजीमा को भारत में मालदीव की शीर्ष राजदूत नियुक्त किया गया। अजीमा इब्राहिम साहिब की जो जगह है वो लेंगी, यानी इससे पहले जो राजदूत थे मालदीव के भारत में वो थे इब्राहिम साहिब, अब इनकी जगह पर अब अजीमा आई हुई है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने संसद की विशेष संबंध समिति को एक पत्र भेजकर अजीमा की नियुक्ति के लिए संसदीय अनुमोदन मांगा, यानी कि जो वहां के राष्ट्रपति हैं मालदीव के मोहम्मद मुइज्जू, उनके ही द्वारा, यानी कह सकते हैं उनके ही द्वारा कह करके जो अजीमा एसत अजीमा है इनकी नियुक्ति के लिए इन्होंने बात की और फिर संसद की जो विदेश संबंध समिति है उसको इन्होंने पत्र लिखा और उसमें अजीमा की नियुक्ति के लिए संसदीय अनुमोदन भी मांगा और उसके बाद अब जाकर के इनको नियुक्त कर दिया गया है। जो अजीमा है 1988 से मालदीव के विदेश सेवा में कार्यरत है और इब्राहिम साहिब जो अक्टूबर 2022 में नियुक्त हुए थे, अब इनका कार्यकाल जो है वो पूरा हो रहा है और उसके जगह पर अब एसत अजीमा जो है वो यहाँ पर आई हुई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में जम्मू कश्मीर के जो चुनाव है वो संपन्न हुए। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन बने? तो ए ऑप्शन है महबूबा मुफ्ती, बी ऑप्शन है मुफ्ती मोहम्मद सईद, सी ऑप्शन है उमर अब्दुल्ला और डी ऑप्शन है मनोज सिन्हा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी अब जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री बन के आई हुए हैं वो है उमर अब्दुल्ला, यानी उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं, उमर अब्दुल्ला टेक्स ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उपाध्यक्ष हैं उमर अब्दुल्ला, इन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की पद की जो शपथ है ली। सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, यानी जो सुरेंद्र चौधरी हैं ये डिप्टी सीएम बनाए गए हैं और जो वहां पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो उमर अब्दुल्ला वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आगे हम बात करें तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो कि जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय के बाद ये पहले मुख्यमंत्री बने हुए थे। उमर अब्दुल्ला सांसद के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, यानी जो उमर अब्दुल्ला हैं ये सांसद के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और अब वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के ये सीएम यानी मुख्यमंत्री बनकर के आए हुए हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं, ये जो वीडियो है वो पसंद आती है, जो भी एक्सप्लेनेशन बताया गया है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, अगर वो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।